हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग ने अपना एक एमसीक्यू सेशन शुरू किया था क्लास 12 के लिए, जिसमें हम हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था, हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे कुछ क्वेश्चंस करे, अप्रोक्सीमेटली 20 एमसीक्यूज करे। आज हमारा सेकंड वीडियो है उसी चैप्टर के लिए, जहां हम 20 और एमसीक्यूज को डिस्कस करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने उन एमसीक्यूज को अपने आप दोबारा भी ट्राई किया होगा। आज हम नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस करे। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो, जाकर के पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद फिर उसके बाद ये वीडियो आपको ज्यादा से समझ में आएगी। वैसे कोई ज्यादा लिंक नहीं है, आपने वो 20 क्वेश्चन नहीं करे, लेकिन आप इस 20 क्वेश्चन को भी कर सकते हो, लेकिन उनको भी आप देख लेना। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है ना, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि 4 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर A, B, C, D ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ L। एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखे हैं, सब इक्वल मैग्नीट्यूड के, सब पॉजिटिव चार्ज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज एट B विल बी। तो हमें ये बताना है कि जो B पर जो चार्ज है, B पर जो ये रखा हुआ चार्ज है, इस पे लगने वाला फोर्स हमें बताना है। इस B पर रखे हुए चार्ज पर लगने वाला फोर्स हमें बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, सपोज दैट यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमें बी पर रखे गए चार्ज पर फोर्स लगाना, तो सब पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो ए पर रखा गया चार्ज बी पर इस तरफ फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, अच्छा, सी पर रखा गया चार्ज बी पर रखे गए चार्ज पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। और डी पर रखा गया चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी। तो तीन चार्जेस अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सुपरपोजिशन में क्या सीखा था? सारे चार्जेस के द्वारा जो लगाए जा रहे फोर्स हैं, उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो वेक्टर सम करेंगे इनका। तो कोई भी दो फोर्सेस का जो फोर्स लग रहा है बी पर, जो फोर्स लग रहा है बी पर, उसको निकालने के लिए आप क्या करिए, आप तीनों का वेक्टर सम करिए। ठीक है, तीनों का क्या करिए, वेक्टर सम करिए। तीनों का वेक्टर सम करते हैं। अच्छा, आप किसी भी दो का पहले कर लीजिए, फिर जो रिजल्टेंट है उसके साथ तीसरे का कर दीजिए, क्योंकि तीन वेक्टर ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन आसान यही होगा कि हम दो वेक्टर को पहले एक साथ ऐड करें, उसके बाद फिर तीसरे का उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर पहले इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, मानते हैं इन दोनों को पहले ऐड किया, तो यहाँ बी और सी, तो जो फोर्स बी और सी लगा रहे हैं उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? राइट एंगल का एंगल बन रहा है। मतलब जो फोर्स बी और सी लगा रहे हैं उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? राइट एंगल का। तो मान लेते हैं कोई रिजल्टेंट फोर्स लगने वाला है इन दोनों में से, एफ आर मान लेते हैं। वो कितना, कैसे निकालेंगे? वो निकालने का फॉर्मूला क्या था? देखो, मैं डायरेक्टली पैरेललोग्राम लॉ लगाऊंगा। यहां पर क्या लगेगा? पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। फोर्स निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन करेंगे ना। देख लो ना, यहां बना के दिखा देता हूं। बी यहां लग रहा है, बी ए यहां लग रहा है, बीसी यहां लग रहा है, तो इसको शिफ्ट करते हैं यहां पर ऐसे। ठीक है, ये भी बीसी हो जाएगा, वेक्टर शिफ्टिंग कर दी, उसके बाद ये रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा। तो यहां पर रिजल्टेंट ये एफ आर इधर डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, जहां पर जिस डायरेक्शन में एफ बी डी है लगभग उसी डायरेक्शन में आएगा। तो पहले एफ आर निकालते हैं। एफ आर निकालने के लिए, एफ आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम वाला, वो लगाएंगे। करते हैं अप्लाई। कितना एंगल बन रहा है एफ बी और एफ बी सी और एफ बी ए में? 90 डिग्री का बन रहा है भैया। 90 डिग्री बनेगा ना, ये स्क्वायर का हर साइड 90 होता है, तो ये 90, तो ये भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। 0 होने का मतलब ये पूरा टर्म खत्म। क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया एफ बी सी स्क्वायर प्लस एफ बी ए स्क्वायर। अच्छा, यहां पर पहले बीसी और बी ए का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। फोर्स जो बी पर लगेगा सी की वजह से कैसे निकालेंगे? कुलम्स लॉ लगाएंगे। कुलम्स लॉ क्या होता है? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो सी और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में? ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, जो ए है वो कितना फोर्स लगाएगा बी पर, इसको भी देख लेते हैं। तो के, दोनों का चार्ज कितना है? क्यू सेम चार्ज है, और डिस्टेंस कितनी है? यहां पर भी ए और बी के बीच में डिस्टेंस ए है, तो यहां क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर। हमने देखा दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो यहां पर एक चीज समझ में आई कि एफ बी सी इज इक्वल टू एफ बी ए है, एफ बी सी एफ बी ए के इक्वल है जी, बिल्कुल इक्वल है। यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर बी ए की जगह बी सी को ही रख देंगे। हम बी ए को बी सी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो ये हो गया रूट ओवर एफ बी सी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर, ये क्या दे देगा, 2 एफ बी सी स्क्वायर। इसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है। 2 का रूट क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, और बीसी पर स्क्वायर है तो ये रूट और स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो एफ आर मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, रूट 2 एफ बी सी। तो एफ बी सी कितना है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। एफ बी सी कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एफ आर कितना आ गया, जो एफ बी ए और एफ बी सी का जो रिजल्टेंट है वो रूट ओवर 2 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। मतलब इन दो फोर्सेस की वजह से जो बी पर लगने वाला फोर्स है वो तो हमें समझ में आ गया, दोनों चार्जेस में से जो बी पर लगने वाला फोर्स है वो हमने निकाल लिया। अभी तीसरे चार्ज की बात करते हैं। अच्छा यहां पर देखिएगा, ये जो एफ आर लगेगा वो भी बिल्कुल एफ बी डी के डायरेक्शन में लगेगा। अब ये मैंने डायरेक्टली क्यों बोल दिया, ऐसे देखो क्या होता है ना, कुछ चीजें ना फिक्स्ड होती है। जैसे यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा था तो फोर्स जो लगेगा, जो रिजल्टेंट लगेगा वो 45 डिग्री पर लगेगा, ये चीजें फिक्स्ड हैं। लेकिन अगर एंगल अलग होता तो फिर आपको निकालना पड़ता कि ये जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है। मतलब वो किसी भी, जैसे मतलब एफ बी ए के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है या एफ बी सी के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, ये आपको निकालना पड़ता है। यहाँ एंगल 90 डिग्री है तो इसीलिए यहाँ पर अंडरस्टूड है कि 45 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे बनेगा ये देख लो। और हाँ, अंडरस्टूड इसलिए भी है क्योंकि दोनों फोर्सेज भी इक्वल है। फोर्सेज अगर डिफरेंट होते तो भी एंगल बदल जाता। अगर एफ बी ए और एफ बी सी फोर्सेज अलग होते, ज्यादा या कम होते आपस में, तो भी एंगल बदल जाता, क्योंकि अब फोर्सेज भी सेम लग रहे हैं और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होगा 45 डिग्री पर होगा। इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो इसका मैं देखो यहाँ पर यहीं पर देख लो, ये 90 डिग्री है। हमें क्या निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है। हमें देखना है कि एफ बी ए के साथ जो रिजल्टेंट हमने निकाला वो कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा, मान लेते हैं ये हो जाएगा थीटा। तो थीटा क्या होता है, तो हम ये इसको ऐसे नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं ना। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना, एफ बी सी है, बेस कितना है, एफ बी ए है। तो यहां से आपको पहले ही पता है कि एफ बी सी और एफ बी ए इक्वल है, एफ बी सी और एफ बी ए इक्वल है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 1। और tan की कौन सी वैल्यू 1 देती है, एब्सोल्युटली 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। यहां से थीटा क्या निकल के आ गया, 45 डिग्री। कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री निकल के आ गया। तो ये एंगल जो होगा 45 होगा, और बी डी भी इतना ही एंगल बनाएगा। जो आपका जो फोर्स लग रहा है ना, जो ये फोर्स लगा रहा है डी पर रखा गया चार्ज बी पर, वो भी उसी डायरेक्शन में लगा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट एफ आर आया प्लस एफ बी डी, ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में तो इनका भी रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। अच्छा मैं मिटा रहा हूं इसको, नोट कर लेना। अगर आप लोग को नोट करना है, पॉज करना और नोट कर लेना, या इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लो कि कैसे सॉल्यूशन हुआ था। इस पेज कम पड़ रहा है, चलिए मैं मिटा रहा हूं। ये 45 डिग्री वाला मिटा देता हूं, ये वाला भी, अच्छा ये वाला मिटा देता हूं, ठीक है। अब हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। मेन चीजें मैंने नहीं मिटाई हैं। अच्छा अब यहां पर बात करते हैं, पहले ये देखते हैं कि जो डी पर रखा गया चार्ज है वो बी पर रखे गए चार्ज पर कितना फोर्स लगा है। तो पहले बी और डी के बीच की डिस्टेंस आप देखिए, ये डिस्टेंस है, ये क्या है एक्चुअली, ये स्क्वायर है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, ये 90 डिग्री है तो ये वाली साइड हाइपोटेनस हो गई। तो हाइपोटेनस क्या होगा, ये साइड है परपेंडिकुलर ए बेस है, तो ये क्या आ जाएगा, ये √2a आएगा। आप पाइथागोरस लगाएंगे तो एंगल ये साइड कितनी आ जाएगी, √2a के बराबर। तो डी और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो √2a के बराबर है। तो यहां पर अगर आप नेट रिजल्टेंट फोर्स बी पर निकालना चाहेंगे तो कैसे आएगा, एफ आर और बी डी का सम। अब ये कैसे निकालेंगे, कितना मैग्नीट्यूड है। देखो जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर एफ बी डी भी इधर लग रहा है और एफ आर भी इधर लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट एफ बी होगा वो भी इधर ही लगेगा। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो भी सेम डायरेक्शन में होता है। तो मतलब जो फोर्स लगेगा बी पर वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग एफ आर या अलोंग एफ बी डी ही लगेगा, ठीक है। तो यहां पर बस हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा उस फोर्स का। तो कैसे वो पता करेंगे, जो एफ आर का स्क्वायर है प्लस एफ बी डी स्क्वायर प्लस 2 एफ आर एफ बी डी कॉस 0 डिग्री। 0 क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच में कोई एंगल डिफरेंस ही नहीं होता, 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1, cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 एफ आर एफ बी डी स्क्वायर एफ बी डी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया एफ आर का स्क्वायर प्लस एफ आर नहीं, स्क्वायर नहीं, इसको स्क्वायर मिटाते हैं,
यहां पर देखिए एफ बी डी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये। आप देख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बना दिया मैंने। तो यहां से स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा नेट एफ बी होगा वो एफ बी किसके बराबर होगा, बी पर लगने वाला फोर्स एफ आर और एफ बी डी के बराबर होगा। तो हमें एफ आर हमने निकाला हुआ, एफ बी डी भी निकाल लेते हैं। सॉरी, इसका गिरना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो हम FBD देखते हैं। पहले हमें पता है FB जो होगा वो FR प्लस FBD का सम होगा। तो FBD कितना है देखते हैं, FBD कितना है, तो FBD निकालते हैं। तो क्या होता है, K दोनों पर चार्ज Q और डिस्टेंस कितनी है, √2a, तो √2a का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा FBD। तो हमें क्या करना है, हमें FR और FBD को ऐड करना है। FR और FBD को क्या करना है, ऐड करना है। तो करते हैं ऐड, यहां पर जगह बना ली मैंने, करते हैं ऐड। तो करते हैं √2k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये हो गया FR, और FBD को जोड़ते हैं K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। क्या बच गया, √2 बच गया प्लस 1/2 बच गया। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एलसीएम लेंगे इधर तो हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2। अब मैच करो, ये आ गया हमारा फाइनल FB। मैच करो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला कर रहा है क्या, नहीं, फर्स्ट वाला नहीं कर रहा, सेकंड वाला ये भी नहीं कर रहा, सी और डी सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ 2√2 होना चाहिए और यहाँ पर 2, अच्छा यहाँ पर है 2√2, तो यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन सही है। 1 प्लस 2√2/2 ये नीचे एक साथ लिख दिया, के को इन्होंने 1/4 पे एप्सिलॉन लिख दिया, Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी वाला। देखो इतनी मेहनत करनी पड़ी, ठीक है, इतनी मेहनत करनी पड़ी। अच्छा, अगर आपकी प्रैक्टिस है क्वेश्चंस पर, तो ये क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट हो जाएगा। ये मैंने पूरा सॉल्व करके किया तो टाइम लग गया, लेकिन अगर मैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मेरे पास हो गई, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोगों के पास भी कॉन्सेप्ट होगा तो ये विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन लगने वाला है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, वो लोग r डिस्टेंस पर रखे गए और एक दूसरे पर F फोर्स लगाते हैं। मान के चलते हैं जो क्वेश्चन दिया है उसको करते हैं। दो चार्जेस, मान लीजिए Q और दूसरा चार्ज भी Q, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हमने बोला लेने को, r डिस्टेंस बोला है। दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर F फोर्स लगा रहे हैं, यानी F इज इक्वल्स टू K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। हमसे ये बोल रहा है कि दो चार्जेस उनके बीच में डिस्टेंस R है और वो एक दूसरे पर F फोर्स लगा रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है, अब हमको कंडीशन दे दी, if the charges are halved, अगर हम चार्जेस को हाफ कर दें, मतलब Q से क्या कर दें, Q/2 कर दें दोनों चार्जेस को। if the charges, देखो if the charge are half, if ऐसे लिखा होता है if one of the charge gets halved, तो आप एक चार्ज को करते, लेकिन यहाँ if charges यानी दोनों चार्ज की बात हो रही है, if charges are halved and distance between them is doubled। अच्छा, चार्जेस को आधा कर रहा है और डिस्टेंस को डबल कर रहा है, ठीक है। तो न्यू फोर्स हमें बताना है नई फोर्स की तरह काम करेगी, तो नई फोर्स को F' मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, K Q, अब Q क्या हो गया, एक्चुअली Q/2 हो गया है ना, अब नए चार्ज हाफ हो गए और डिस्टेंस क्या हो चुका है, 2r हो चुका है। बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करते हैं, क्या जाएगा, Q स्क्वायर बाई 4 अपॉन 4r स्क्वायर। अच्छा, 4 Q स्क्वायर अपॉन 4, तो Q ये जो ऊपर वाला 4 है वो भी क्या है डिनोमिनेटर में, तो फाइनली नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 16r स्क्वायर। अच्छा, 1/16 को अलग कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर एक्चुअली क्या है, पुराना वाला फोर्स है, तो उसकी जगह F को ही रख देते हैं। तो हमने देखा कि जो नया फोर्स है वो क्या हो गया, वो 16 टाइम्स कम हो गया। कितने टाइम्स कम हो गया, 16 टाइम्स। है क्या ऑप्शन, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, मैं रुक नहीं रहा कि पहले आप करो फिर मैं करूंगा, इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। आपके पास बिल्कुल ऑप्शन है, यूट्यूब पर वीडियो है, पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ते ही पॉज कर लो, खुद से करो, होने के बाद
फिर देखो मेरा सॉल्यूशन मैच करो कि क्या मैं सही कर रहा हूं या मेरा जो सॉल्यूशन है क्या से टैली कर रहा है, सोचने का जो तरीका है क्या वो टैली कर रहा है, तब मजा आएगा करने में, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं करा रहा हूं बस देखे, बस रख लिया है फोन सामने और देखे चले जाओ कि मैं पढ़ रहा हूं, तो नहीं चलेगा ना। फिर आपको जब तक आप कॉपी पेन नहीं उठाओगे तब तक चीजें नहीं होने वाली। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। हमसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी स्फेरिकल शेल में, मान लेते हैं ये कोई स्फेरिकल शेल है, हमसे पूछ रहा है इसके अंदर अगर इसका यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब जो चार्जेस हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पर, हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। देखो चार्जेस जो है ना वो सरफेस पर है भैया, चार्जेस अगर सरफेस पर हैं तो अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है तो यहां पर अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, अगर आप क्या करोगे, अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाओगे तो आप फॉर्मूला लगाओगे फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर कोई चार्जिंग क्लोज नहीं है इनसाइड, तो यहां पर चार्ज जीरो कर दोगे तो फ्लक्स जीरो हो गया। अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, जीरो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, जीरो। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। A cylinder of radius r and length l is placed in a uniform, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, हाँ एनसीईआरटी का ही है लेकिन थोड़ा सा जो है शॉर्ट कर दिया है इसमें। एग्जांपल ऐसे ही कुछ एनसीईआरटी में, जब आप फ्लक्स वाला टॉपिक करोगे ना तो फ्लक्स के में एक फ्लक्स पढ़ने के बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल होगा आपका। If the cylinder of a radius r of length l is placed in a uniform electric field parallel to the cylindrical axis, जो बोला है कर लेते हैं भैया। मान लेते हैं ना ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। एक हमने सिलेंडर रखा ऐसे और हमसे बोल रहा है सिलेंडर जिस प्लेन में रखा गया है, ठीक है। सिलेंडर, अच्छा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिलेंड्रिकल, देखो सिलेंड्रिकल की एक्सिस ना एक्चुअली ये वाली होती है जो सेंटर से जाती है लाइन, ये। तो यानी यहाँ पर जो सिलेंडर की एक्सिस आप बोलोगे वो एक्स एक्सिस बोलोगे, क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस। तो एक सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पर सिलेंडर के यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिलेंड्रिकल एक्सिस के पैरेलल, यानी वो भी एक्स एक्सिस में। किस एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला पार्ट क्या बोल रहा है, द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय। तो हमें बताना है कितना फ्लक्स होगा सिलेंडर के थ्रू, फ्लक्स मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिलेंडर से पास करेंगी। तो यहां देखो फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स टोटल फ्लक्स सिलेंडर की एरिया से या सिलेंडर की सरफेस से कितनी फील्ड्स पास करेंगे। तो यहां सिलेंडर की कितनी सरफेस है, आप देखिए सिलेंडर की यहां पर 3 सरफेस है, 2 आपकी सर्कुलर सरफेस है जो बेस या बॉटम बेस होता है या टॉप होता है सिलेंडर का, और एक कर्व सरफेस है, तो 3 सरफेस है। तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं इस वाली सरफेस को हम मान लेते हैं, इस छोटी सी सरफेस को लेते हैं और इसको हम 1 मान लेते हैं, सरफेस 1 मान लेते हैं। इस वाली सरफेस को हम सरफेस 2 मान लेते हैं और इस वाली सरफेस को हम सरफेस 3 मान लेते हैं। तो यहां देखो यहाँ 3 सरफेस है, ठीक है। अब यहां पर देखो यहां फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, होगा कि नहीं होगा। अच्छा φ1 क्या है, अब फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ईडीएस ना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डीएस, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डीएस, ठीक है, ई डॉट डीएस होता है। तो यहां पर दोनों क्या है, दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है ना, तो यानी अगर हम ऐसे लिखें तो अगर हम इनको ऐसे लिखें तो लिखेंगे cos थीटा। तो अब यहां पर आप देखो सरफेस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और सरफेस एरिया का जो और एरिया वेक्टर इस तरफ है। तो सरफेस यहां जो थीटा होता है ये एक्चुअली एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में बनने वाला एंगल होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में बनने वाला एरिया। तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है फर्स्ट सरफेस के लिए, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर जब 90 डिग्री बनेगा तो जब आप 90 डिग्री बनाओगे, मान लेते हैं एडीएस 1 cos 90, तो और यहां पर अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड सरफेस की बात करें, ये सेकंड सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर है, तो यहां सेकंड सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, यहां सेकंड सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है भैया देख लो ना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में एरिया, तो कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। थर्ड सरफेस की बात करते हैं, थर्ड वाली सरफेस आप देखिए, थर्ड वाली सरफेस को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है लेकिन यहां पर क्या एरिया इधर, तो कितना एंगल बन गया, 180 बन गया। कितना एंगल बन गया, 180, ds3 cos 180। तो यहां से क्योंकि
cos 90 जीरो होता है तो फ्लक्स जो कर्व सरफेस होगा, बिल्कुल कोई भी फील्ड लाइंस जो है वो कर्व सरफेस से पास नहीं करेंगी। तो फर्स्ट सरफेस यानी जो कर्व सरफेस थी हमारी, वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी फ्लक्स में। सेकंड पे आते हैं तो cos जीरो बन रहा है, तो cos जीरो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस टू, ठीक है। अच्छा यहां पर 180 बन रहा है, तो 180 कितना होता है, -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है। अच्छा तो क्या इक्वेशन बन गई, ई डी एस टू माइनस EDS3। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगी हर पॉइंट की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। अच्छा ये थर्ड सरफेस और सेकंड सरफेस भी तो एरिया भी तो सेम होगी, एरिया भी तो सेम होगी, दोनों सर्कुलर एरिया भी तो सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया सेम, तो सेम क्वांटिटी एक दूसरे से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, जीरो। हमारा आंसर क्या है, जीरो। मतलब कोई भी फ्लक्स इस सिलेंडर से, नेट फ्लक्स जो होगा सिलेंडर से वो जीरो होगा। नेट फ्लक्स जो सिलेंडर से होगा कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। देखो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि हम पूरा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, फ्लक्स कैसे निकाला जाता है सब कुछ। तो ये सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव मत समझो, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ गए तो ये आपका जो लेक्चर है आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। An electric charge Q is placed at the center of a cube of side A। एक इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, जिसको हमने कहां प्लेस किया है, क्यूब के सेंटर में, और उस क्यूब का साइड ए। तो हमें द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी, तो उसके एक फेस से फ्लक्स कितना होगा, क्यूब के एक फेस से फ्लक्स कितना होगा। हमसे कोई क्वेश्चन भी छुटा है क्या बीच में, हमने ये किया 21 किया, हमने 22 भी किया, 23 भी किया, 23 किया हमने इलेक्ट्रिक चार्जिंग। अच्छा ये भी तो किया था, 24 भी कर लिया, 25 कर रहे हैं, चलो ठीक है। हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड्स में, एमसीक्यू में नहीं आया था, ऐसे ही आया गया था, वन मार्कर में आ गया था ये। हमसे बोल रहा है कि क्यूब है आपके पास, बना लेते हैं भैया क्यूब। ये बन गया क्यूब। क्यूब के सेंटर में, बीच में रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस, मान लेते हैं चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो हमें एक फेस के थ्रू फ्लक्स बताना है। देखो कितने फेसेस होते हैं क्यूब के, 6 फेसेस होते हैं। क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। 4 फेस होते हैं ना, अगर एक कमरे को आपका जो कमरा है ये क्यूबॉइड है, अगर देखा जाए तो क्यूबॉइड है, कितने फेस है, क्यूब और क्यूबॉइड में सेम फेस होते हैं। तो यहां पर कितना होगा, एक 4 वॉल्स हो गए, तो 4 फेस तो ये हो गया, टॉप, सीलिंग एंड बॉटम फ्लोर, तो टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए, तो टोटल 6 फेस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, जो क्यू होगा, उससे ना हर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस निकलेंगी, हर डायरेक्शन में। तो यहां पर क्लियर है कि जितनी फील्ड लाइंस एक फेस से क्रॉस करेंगी उतनी फील्ड लाइन सारे फेस से क्रॉस करेंगी। तो हम पहले देखते हैं पूरे क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के कुछ नहीं करना, आपको गॉस लॉ यूज करना है। फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, तो क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फ्लक्स आएगा ये पूरे क्यूब का फ्लक्स आएगा। हमें एक फेस का देखना, और हमें पता है एक फेस का जो फ्लक्स होगा वही बाकी फेसेस का होगा। तो अगर ये जो फ्लक्स आया ये पूरे 6 फेसेस का मिला के आया है, तो एक फेस का जो फ्लक्स होगा, एक फेस का जो फ्लक्स होगा वो इसका क्या हो जाएगा, 1/6 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि पूरे 6 फेसेस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स दे रहे हैं। तो एक पूरे मिल करके क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो एक फेस कितना फ्लक्स बनाएगा, एक फेस से कितना फ्लक्स होगा, वो होगा 1/6 टाइम्स। जैसे चार लोगों के पास बराबर पैसे हैं और चारों का पैसा मिला दो तो 400 रुपए हो रहे हैं। तो एक के पास कितना पैसा है, कैसे निकालोगे, 400 को 4 से डिवाइड कर दोगे। तो यही तो बात यहां हो रही है, आ रही बात समझ में। तो यहां कितना फ्लक्स आ जाएगा, एक फेस से जो फ्लक्स आएगा वो आएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। और ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड्स का, पहला वाला ऑप्शन सही है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं। अच्छा ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड्स का, ठीक है। 3 मार्क में आता है, तो 1 मार्क, जैसे 2 मार्क का न्यूमेरिकल होगा तो उसी में ऐड करके 1 मार्क्स देंगे। ग्राफ भी बनाओ इसका, चलो। तो यहां देखते हैं, which of the following graph shows the variation of electric field E due to the hollow spherical conductor of radius r as a function of distance from the center of the sphere। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। ये हमारा स्फीयर है मान लेते हैं, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया r, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर से जैसे से हम आगे प्रोसीड करते हैं और स्फीयर की सरफेस तक पहुंचते हैं, उसके बाहर पहुंचते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है।
चलिए हम खुद बनाते हैं इसका ग्राफ। ये आर हो गया हमारा और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये इसकी वजह से होगी वो मान लेते हैं ई है, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सीधी सी बात है, अगर हॉलो स्फीयर है सारा चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पर होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जैसे आप इसको चार्ज दोगे। सारा चार्ज कहां पर है, सरफेस है। सारा चार्ज सरफेस पर है, चार्ज अंदर है ही नहीं। आप जब तक सरफेस पर नहीं पहुंचोगे आपको चार्ज नहीं मिलेगा। तो चार्ज नहीं है अंदर, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। तो जब तक आपका चार्ज नहीं आता, जैसे जब तक आपका जो है कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, तब तक वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो स्फीयर के अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं होता, तो स्फीयर के अंदर सेंटर ऑफ द स्फीयर से जब तक आप स्फीयर की सरफेस तक नहीं पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। सरफेस पर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है। सरफेस पर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, मैक्सिमम। मतलब आर डिस्टेंस पर, जैसे हम सेंटर से कहां पहुंचते हैं, आर डिस्टेंस यानी रेडियस पर पहुंचते हैं, ये मान लेते हैं रेडियस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, मैक्सिमम। उसके बाद जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ना, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगती है, वीक होने लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगती है, वीक होने लगती है, रेडियस के साथ कमजोर होने लगती है और कुछ ऐसे जाती है। तो यहां पर देखो ये जो ग्राफ है ना, ये वेरिएशन है आपका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, कि आप कितनी दूर पर स्फेरिकल शेल से कितनी दूर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, सरफेस पर, अंदर कोई भी नहीं होगी। जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगी। क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, ठीक है। तो कौन सा सही है हमारा ग्राफ, ये वाला सही है, ग्राफ नंबर ए सही है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, लीनियरली बढ़ रही है। इसमें क्या बोल रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। इसमें क्या बोल रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि हर जगह आपको दिखाया गया कि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस प्लेन इज। बोल रहा है एक क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, उसके तरफ एक प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ऐसे प्लेन रखा हुआ है, और उसके दूसरे साइड, इधर साइड एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है, ठीक है, एक पॉइंट पी रखा हुआ है यहाँ पे, एक पॉइंट पी रखा हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई कि यहां पर जो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसी होगी। तो पहले देखो हमें पता है चार्ज है तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हर डायरेक्शन होगी। तो यहाँ बस हम पॉइंट पी, देखो यहाँ पर जो प्लेन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो हर डायरेक्शन में, हो सकता है बहुत सारे डायरेक्शन से निकल जाए, ठीक है। बस लेकिन हमें किसको दिमाग में रखना है, पॉइंट पी को रखना है, उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। पहला पार्ट है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी और अवे फ्रॉम द प्लेन होगी। दूसरा पार्ट है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड्स द प्लेन। प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी लेकिन फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो प्लेन के टुवर्ड्स होगी, मतलब प्लेन की तरफ होगी। डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ चार्ज, रेडियली अवे होगी पॉइंट ऑफ चार्ज से या रेडियली टुवर्ड्स होगी पॉइंट ऑफ चार्ज से। देखो यहां पर हमें प्लेन भी दिया है, पॉइंट भी दिया है, तो दोनों को कंसीडरेशन में अगर रखा जाए तो आप देख सकते हैं जो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर, वो फील्ड पहले सरफेस से परपेंडिकुलर है और अवे फ्रॉम द प्लेन है, अवे फ्रॉम द सरफेस है, फिर जाकर के पॉइंट पी पर पहुंच रही है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन बिल्कुल सही है वो है फर्स्ट वाला। कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। Charges plus 4q, q and q are placed in a straight line if L of at points distance 0, 0.5 and 1 respectively. What should be the value of q in order to make the net force on q to be 0? अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आप खुद कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, कुलम्ब्स लॉ पर बेस्ड। क्या बोल रहा है फिर से देखते हैं। तीन चार्जेस हैं, ओहो ठीक है, तीन चार्जेस हैं, प्लस 4q, q एंड q, तीन चार्जेस, ठीक है, 3 पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन है L उस पर। अच्छा लाइन क्या होती है, जो ना कभी, जिसका कोई एंड नहीं, इधर भी बढ़ रही इधर भी बढ़ रही, तो ये तीन मतलब है चार्जेस। तो इनके बीच की दूरी भी दी हुई है, मान लेते हैं ये इसका जो पोजीशन है 0 है, इसकी जो पोजीशन है 0.5 का मतलब ये जो दूरी है इनके बीच की वो 0.5,
और तीसरा जो रखा हुआ है वो 1 पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 0.5 है और इसकी पोजीशन 1 है। 1 का मतलब 0 से 1, तो यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी, 1 हो गई। ठीक, तो हमें बताना है कि इस क्यू की क्या वैल्यू लें कि जो नेट चार्ज हो किस पर, इस वाले क्यू पर वो 0 हो, इस वाले क्यू पर जो नेट चार्ज हो वो 0 हो। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, पहली बात, इसको सॉल्व करने से पहले आप खुद बताओ क्या क्यू पॉजिटिव होगा तो हमें क्यू पर जो फोर्स मिलेगा वो 0 मिलेगा, या क्यू निगेटिव होगा तब हमें 0 मिलेगा। देखो अगर क्यू को मैं पॉजिटिव लेता हूं, देखो +4 क्यू जो फोर्स लगाएगा इस क्यू पर वो इस तरफ लगाएगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। ये वाला क्यू जो है, ये वाला क्यू जो है इस पर जो फोर्स, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा तो ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों जो चार्जेस फोर्स लगाएंगे इस पर सेम डायरेक्शन में लगाएंगे और ऐड हो जाएंगे, जिससे हमें रिजल्टेंट कभी 0 मिलेगा ही नहीं। अब अगर मैं इस क्यू को, देखो इस क्यू का भी, देखो हमें सिर्फ इसका साइन पता है कि ये पॉजिटिव या निगेटिव, हमें इन दोनों का नहीं पता। अभी मैंने इसको पॉजिटिव माना था, अब मैं इसको निगेटिव मान लेता हूं और इन दोनों को ही पॉजिटिव रखता हूं, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस केस में भी इस पर लगने वाला नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं हो सकता। तो ये चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चार्ज अगर पॉजिटिव हमने कर दिया तो नेट फोर्स हमें 0 कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये दोनों मिल करके या तो इसको अट्रैक्ट ही कर देंगे, इस चार्ज को अट्रैक्ट ही कर लेंगे, या तो रिपेल कर देंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन फोर्स 0 नहीं होगा। ठीक, तो यहां पर हमें ये जो चार्ज क्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया। निगेटिव रखने से क्या होगा, निगेटिव रखने से क्या होगा देखते हैं, निगेटिव रखने से क्या होगा देखते हैं। तो निगेटिव जब हमने रखा तो ये वाला मान लेते ये पॉजिटिव है, मान लेते सपोज दैट ये वाला चार्ज जो है ये स्मॉल क्यू पॉजिटिव, +4 क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन वहीं अगर ये निगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो जिससे दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, और अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस पर 0 हो जाएगा। एक फोर्स इधर काम कर रहा है, मान लेते हैं ना, इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं A B C। ए पर रखा गया जो चार्ज है वो इधर फोर्स लगाएगा, और क्योंकि हमने मान लिया है कि बी पर रखा हुआ जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो निगेटिव है, तो वो किधर फोर्स लगाएगा, वो इधर फोर्स लगाएगा। तो जिससे क्या होगा, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और अगर इक्वल हो गए, बराबर हो गए, तो क्या होगा, इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि नेट फोर्स 0 कब होगा, किस कंडीशन में। दो कंडीशन, पहला कि ये क्यू निगेटिव होना चाहिए, दूसरा कि जो क्यू फोर्स लगाए या फिर बी पर रखा गया चार्ज फोर्स लगाए और ए पर रखा गया चार्ज फोर्स लगाए वो इक्वल हो। चलिए इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। हम लेते हैं एफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ बी, मतलब ए जो फोर्स लगा रहा है वो इक्वल हो जाए बी के। तो ए कितना फोर्स लगाएगा उस क्यू पर, फॉर्मूला क्या है, के 4q इंटू क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है, 1 है ना, 1 का स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल्स टू बी पर क्या है, बी का चार्ज कितना है, बी का चार्ज कैपिटल क्यू है, और वो जो जिस पर फोर्स लगा रहा है उसका वो जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है, और जो डिस्टेंस है वो 0.5 ही होगी। ये 0.5 है पूरा 1, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी तो 0.5 ही होगी, 0.5। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर। कैंसिल आउट करते हैं, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 4q, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। देखो यहां पर ना मैं कैलकुलेशन सिंपल कर रहा हूं, 0.5 को 1/2 लिख दो भाई, बड़ा सिंपल हो जाएगा काम। ठीक है, 0.5 को 1/2 लिख दो। अब ये 1/2 को उधर भेज देते हैं, तो 1/2 उधर जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर है ना, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 से 4, अच्छा ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चला जो क्यू की वैल्यू होनी चाहिए वो स्मॉल क्यू के बराबर होनी चाहिए, और क्यू का नेचर क्या है, निगेटिव, यानी क्यू क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्यू होना चाहिए, और नेचर कैसा होना चाहिए, निगेटिव। तो ओवरऑल हमें क्या पता चला कि क्यू मस्ट बी इक्वल टू -q। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये देखो पूरे कॉन्सेप्ट्स को, कूलम्ब्स लॉ का कॉन्सेप्ट हो गया, या जो हम क्वेश्चंस करें पूरे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। अभी आगे आप देखेंगे और भी ऐसे क्वेश्चंस हम करने वाले। जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, मैंने पहले ही बोल दिया था, जो भी रिवीजन सेशंस होते हैं, एमसीक्यू सेशंस होते हैं, उसका बेनिफिट तभी है जब आपको चैप्टर आता हो, यानी आपने चैप्टर पढ़ा हो। आप रिवीजन पर्पस के थ्रू इन एमसीक्यूज को जब आप करते हैं तो ये आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करता है। तो आई होप आप चैप्टर को पहले पढ़ चुके होंगे तब इनको देख रहे हैं। ये मत समझना कि इनको देख लूंगा फिर जाके पेपर कर लूंगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। हो सकता है थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आप समझ जाओ और थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन एक होता है ना कि बहुत अच्छा करने वाली बात, तो वो नहीं हो पाएगी।
तो पहले चैप्टर पढ़िए फिर इनको करिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सेकंड चैप्टर से रिलेट करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ बोल रहा है 4 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर in a sequence then at the center of the square। अच्छा, पहले बना लेते हैं इसको, स्पीकर को बना लेते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर 4 चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, 4 चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। ये कहां रखे हुए हैं, कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। तो हमसे पूछ रहा है अगर ऐसा अरेंजमेंट है, ये स्क्वायर और ऐसा अरेंजमेंट है, सबकी साइड क्या होगी, सेम होगी। स्क्वायर है भाई, ए सभी ए होगा। तो सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछ रहा है। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और इस वाले प्लस, अच्छा नाम दे देते हैं इनका ए बी सी डी, ये ए पर रखा गया है, ये बी पर रखा गया है, ये सी पर और ये डी पर। सेंटर पर प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, इस वाले माइनस क्यू की वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी, और यहां पर माइनस क्यू वाली, इस वाले माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस चार्ज की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो ईडी इधर होगा, और ये जो हमारा सी पर है वो इस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है ये सभी कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, सभी कॉर्नर से कहां पर है, सेम डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। देखो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है सभी का, ठीक है। अब यहां पर देखो ये वाला चार्ज, ये वाला ये वाला प्लस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। क्यों सेम है, चार्जेस सेम है और ये जो डिस्टेंस है दोनों की ये भी सेम है। चार्जेस सेम और सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम मिलेगी। लेकिन क्योंकि इस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी उस पॉइंट पर। अच्छा, वही सेम काम यहां पर होगा, चार्जेस सेम, मैग्नीट्यूड सेम, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो सेम एक पॉइंट पर अगर दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे और अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं तो क्या हमें मिलेगा, हमें जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ओवरऑल जो सम करेंगे ना सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है, जीरो मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी, यानी यहां पर सी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, इनको देखना भी नहीं, सी और डी तो ऐसे ही गलत हो गए। लड़ाई रह गई हमारी ए और बी में, तो ए और बी की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये मत कहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। कभी कभी क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है लेकिन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस चैप्टर 2 में आप पढ़ोगे, वहां हर पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी कुछ वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अब हम पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं यहाँ बता देता हूँ, के क्यू बाय आर होता है, के क्यू बाय आर। अच्छा, यहां पर आप देखो सबकी वजह से जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं नेट पोटेंशियल एट पॉइंट एट द सेंटर विल बी पोटेंशियल ऑफ ए प्लस पोटेंशियल ऑफ बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डी, सबकी वजह से करते हैं। तो ए की वजह से क्या होगा, के क्यू बाय, मान लेते हैं उस लेंथ को ए मान लेते हैं। बी की वजह से क्या होगा, के माइनस क्यू बाय ए। अच्छा, सी की वजह से क्या होगा, के प्लस क्यू तो क्यू ही लिख दो उसको, के क्यू बाय ए, और डी की वजह से क्या होगा, के माइनस क्यू बाय ए। के क्यू बाय ए, यहां पर ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस मिलकर के क्या करेंगे, प्लस और माइनस मिलकर के यहां पर क्या करेंगे, यहां माइनस साइन आ जाएगा तो ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। अच्छा, यहां पर भी के माइनस क्यू बाय, तो प्लस और माइनस क्या करेंगे, प्लस और माइनस क्या करेंगे, माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये दोनों भी कैंसिल आउट, तो नेट पोटेंशियल भी क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, टू बॉडीज एक्स एंड वाई कैरी चार्जेस -6.6 microcoulomb and -5 microcoulomb. How many electrons should be transferred from x to y so that they acquire equal charges? चलो अच्छा बनाते हैं बॉडीज को, फिर करते हैं, समझते हैं इसको।
दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये हो गई और एक बॉडी ये हो गई। दो बॉडीज हैं, ये बॉडी एक्स है, ये बॉडी वाई है। एक्स पे कितना चार्ज है? -6.6 माइक्रोकूलम का। वाई पे कितना चार्ज है? 5 माइक्रोकूलम का। अच्छा, हमसे बोल रहा है कि दोनों चार्जेस से कितना चार्ज ट्रांसफर हो, कि दोनों मतलब दोनों बॉडीज में के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो दोनों बॉडीज में एक से दूसरे में, कि दोनों पर चार्ज इक्वल हो जाए, दोनों पर चार्ज क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो देखो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, चार इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर ज्यादा निगेटिव, अच्छा माइनस है, ज्यादा निगेटिव कौन है? ज्यादा निगेटिव -6.6 है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो एक्स से वाई में जाएंगे, और तब तक जाएंगे जब तक दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए, दोनों पर चार्ज बराबर ना हो जाए। तो चार्ज बराबर कितना होगा? कब चार्ज बराबर होगा? कब चार्ज बराबर होगा? देखिए -6.6 है ना, तो -6.6 प्लस -5/2, देख तो इससे पता चल जाएगा कि दोनों पर कितना चार्ज नेट आएगा। तो 6.6 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 11 -11.6/2। और ये कितना होता है? ये कितना होता है? इसको डिवाइड करते हैं, 5.8 माइक्रोकूलम, मतलब -6.6 माइक्रोकूलम वाला जो चार्ज है वो घट करके जब तक -5.8 माइक्रोकूलम नहीं हो जाता, और -5 माइक्रोकूलम वाला चार्ज जब तक बढ़ करके -5.8 नहीं हो जाता, यानी चार्जेस जब तक इक्वल नहीं हो जाते तब तक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर होता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा भैया? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि -5 से -5.8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हमें देना पड़ेगा, यानी कितना हमें चार्ज बढ़ाना है? हमें 0.8 माइक्रोकूलम, -0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज बढ़ाना है। तो इतना चार्ज बढ़ाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा? तो ये लगाइए Q इज एनी, आपको कितना चार्ज चाहिए? -0.8 का, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा माइक्रोकूलम है ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया, इज इनटू 10 माइक्रो है ना, -10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। अच्छा इलेक्ट्रॉन है तो माइनस साइन यहां पर भी रहेगा, यहाँ प्लस माइनस एनी होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन होता है तो माइनस एनी का यूज करते हैं, प्रोटॉन होता है तो प्लस एनी का यूज करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा एन, माइनस से माइनस कैंसिल, हमें साफ साफ दिख रहा है ये 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और ये पावर सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू 10⁻13 बचेगा ऊपर जाकर के। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, +19 -6 कितना होगा? +19 -6 आपका हो जाएगा +13, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 पॉइंट, यानी 0.5 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 5 इंटू 10⁻12। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है सी वाला, तो सी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया कैसे किया ये? ठीक है, ऐसे करेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए, वेट नहीं कर सकते, बहुत क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कितना टाइम हो गया? चलिए करते। The electric field at a point 5 centimeter from a long line charge of density 2.5 into 10⁻⁻6 per centimeter is, the electric field at a point 5 centimeter from a long line charge of density, long line charge का मतलब एक ये तो कर लिया ना क्वेश्चन। ठीक है, ये कर रहे थे। तो एक लाइन चार्ज, एक लीनियर चार्ज, एक ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका थिकनेस लगभग नेग्लिजिबल है, बस उसकी लेंथ है, ये इस पे ये एक लाइन चार्ज है, और इसकी जो डेंसिटी बोला है, डेंसिटी इज जो लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, जो लैम्डा है वो क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी, यहाँ पर कूलम पर सेंटीमीटर होना चाहिए, है छोड़िए, नहीं है तो एरर होगा, मिसप्रिंट होगा। ठीक है, 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी सीधी यहाँ कूलम होना चाहिए, ये कैपिटल सी होगा, ये सेंटीमीटर इनवर्स मत कर लेना, ये कूलम पर मीटर है वो। ठीक है, हमें बताना है कि इससे 5 सेंटीमीटर दूर, मतलब इससे 5 सेंटीमीटर दूर, इस लाइन चार्ज से 5 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी।
तो ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है बच्चा लोग, ये गॉस लॉ से होगा। गॉस लॉ में कोई इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज होता था, तो हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमको इस पॉइंट को एक सिलेंडर का हिस्सा एज्यूम करना पड़ता था। याद करो, अगर ये हो गया सिलेंडर हमारा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। मान लेते हैं जो हमने सिलेंडर एज्यूम किया, क्योंकि अब ये सिलेंडर ये देखो, ये ऊपर ये बढ़ता चला जाएगा, नीचे ये बढ़ता चला जाएगा, तो हम इसको इनक्लोज एक ही तरीके से कर सकते हैं, इसके चारों तरफ क्या करके, एक सिलेंडर बना करके, ठीक है। अब मान लेते हैं जितना हमने सिलेंडर एज्यूम किया, इसकी लेंथ एल है, और इसमें जो चार्जेस हैं, इसमें जो चार्ज है, ये जो सिलेंडर जो चार्ज इंक्लोज कर रहा है वो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज कर रहा है। तो इस सिलेंडर में जो चार्ज इंक्लोज है उनकी अगर आप डेंसिटी निकालोगे, सरफेस चार्ज, लाइन चार्ज डेंसिटी, तो लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज अपॉन लेंथ। और क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी पूरे सिलेंडर की, तो यही लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी पूरे लाइन वायर के लिए। पूरे जो लीनियर जो लाइन है उस पर जितने भी चार्ज होंगे, हर पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्यू बाय एल होगी। क्योंकि अगर आप कोई छोटा सा भी सेक्शन उठाते हो, मान लेते हैं इसमें क्यू डैश चार्ज है और इसकी लेंथ मान लेते हैं x है, तो अगर आप क्यू डैश बाई एक्स भी करोगे ना, तो भी ये आपको लैम्डा ही देगा, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर अब हमें लैम्डा दिया हुआ है, हमें ये वैल्यू दी हुई है, हमें क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे करेंगे इसको, देखिए यहां ना मैं पूरे डेरिवेशन के साथ जो एक प्रॉपर तरीका उसको सॉल्व करने का, वो मैं आपको सिखा देता हूं, काम आएगा आपके, ठीक है, उसको मैं पूरा सिखा देता हूं। अभी देखिए कैसे क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पर फ्लक्स कितना होगा ये निकालते हैं। तो इस पॉइंट पर फ्लक्स कितना होगा, या इस पूरे सिलेंडर की वजह से फ्लक्स कितना होगा चारों तरफ। तो यहां पर एक सरफेस एज्यूम करा, नीचे एक सरफेस एज्यूम करा, और इधर एक सरफेस एज्यूम करा। तो ये सरफेस, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, अच्छा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होगी, अवे होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा। एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो अभी देखो मैं पूरा करने वाला नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ ये वाली सरफेस फ्लक्स में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी, नीचे वाली सरफेस भी फ्लक्स में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी। जो पूरे सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो इसी की वजह से होगा, तो इसकी वजह से होगा तो कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स क्या होता है, ई ds, ठीक है। और ये कर्व सरफेस एरिया कितनी है, कर्व सरफेस एरिया कितनी होती है, 2 पाई RH होती है, 2 पाई RH होती है कर्व सरफेस एरिया। और फ्लक्स निकालने का एक और तरीका होता है, फ्लक्स का मतलब होता है कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, तो कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, क्यू चार्ज इंक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे ऐसे मैं फ्लक्स निकालूं, चाहे मैं ऐसे फ्लक्स निकालूं, जो फ्लक्स आएगा वो सेम आएगा। तो इस सरफेस के थ्रू, कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो सेम आएगा। तो फ्लक्स कितना है, तो यहां से ये दोनों को इक्वेट करोगे, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ये चीज। अब हमें क्या पता निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बाकी चीजों को इधर भेज देते हैं। ये H एक्चुअली क्या है, ये H एक्चुअली L है ना, लेंथ है ना, ये H हमारी लेंथ है ना सिलेंडर की, तो ये L है, तो Q अपॉन H, H की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, L लिख देता हूँ, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जहां जहां पर भी H मैंने लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख देता हूँ, L लिख देता हूँ, क्योंकि जो लेंथ है हमने L मानी सिलेंडर की। तो Q बाय L, Q बाय L क्या है, Q बाय L हमारा लाइन चार्ज डेंसिटी है। Q बाय L क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखो एक सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं छोटा सा, जिससे क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाए। एक थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, बस एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, और सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दीजिए। बताता हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए अगर मैं उस चीज को इधर लिख रहा हूं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r 2/2, तो ये नीचे वाला 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो गया, ये हो गया क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k होता है। तो यहां पर हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम k मान सकते हैं, k मान लिया। अब हमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सारी वैल्यूज हमें पता है, सारी वैल्यूज हमें पता है। k कितना होता है, k होता है 9 × 10⁹। लैम्डा कितना है, लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है, लाइन चार्ज है 2.5 × 10⁻⁻6, और रेडियस कितना है हमारा, रेडियस हमारा कितना, रेडियस यानी कितनी डिस्टेंस पर हमें देखना है, रेडियस यानी सिलेंडर का रेडियस, तो रेडियस एक्चुअली हमारी डिस्टेंस है ना, कि किस पॉइंट पर हमें देखना है, तो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर को आप क्या करिए, मीटर में लिख लीजिए, हो गया।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप फाइनली सॉल्व करिए तो 2.5 से 5 कट जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2, ये बचा। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये -6 है ना, इसको ठीक से लिखता हूं। तो 9 इंटू 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा 3, और 3 -2 क्या होगा 1, यानी 9 इंटू 10। कहीं गड़बड़ हुई क्या पावर में? अच्छा नीचे का -2 भी तो है, नीचे का -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो ये +2 यानी 3 to 5 बचेगा हमारा, गड़बड़ हो गई थी। 9 10 की पावर 5, ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। इसको नोट कर लीजिए, ये पूरा गॉस लॉ भी मैंने प्रूव कर दिया। लाइन, किसी भी लाइन की वजह से कितना आपका वो होगा, क्या कहते हैं, किसी भी लाइन की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी पॉइंट की, वो भी मैंने प्रूव कर दिया, और इससे न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिया। यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिखना मत भूलिएगा, मैं नहीं लिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोड़ देंगे। न्यूटन पर मीटर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ न्यूटन पर मीटर होती है, वेरी गुड, न्यूटन पर कूलम्ब होती है। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 9 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन +5 कूलम्ब एंड -5 कूलम्ब at some distance. These charges are allowed to touch each other and are then placed in their initial position. The force acting between them will be. हमसे बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं जिनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन का, ठीक है, +5 कूलम्ब है -5 कूलम्ब। चलिए मान लेते हैं, जो बोला है वो कर लेते हैं, +5 कूलम्ब एंड -5 कूलम्ब, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं r है, और जो फोर्स काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 9 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। कितना फोर्स काम कर रहा है, 9 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। तो हमें बताना है कि जब इन दोनों को यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ये बॉडी है, यहाँ पर ये, अब इन दोनों को हम टच कर देते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, इन दोनों को हमने टच करा दिया। ये +5 कूलम्ब वाला था और ये -5। खुद बताओ क्या होने वाला है। ये जितना पॉजिटिव है ये उतना निगेटिव है, यानी यहां जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहां उतने डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इधर चले जाएंगे इसमें। तो अब इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, क्योंकि इसके पास जितने एक्स्ट्रा थे सब इसके पास चले गए, क्योंकि इसके पास उतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है। अब इसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो भी पूरी हो गई, तो इस पर भी चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब चार्ज ही नहीं बचा बॉडीज पर, तो क्या कोई फोर्स काम करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा, डी, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, टाइम पास वाला नहीं था, आपको उलझा के रख सकता था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चार्ज Q are placed at each of the two opposite corners of square. Charges Q each placed at each other two corners. Find the relation between Q and Q when the net force on Q is 0. देखो भैया ये क्वेश्चन ना मैं नहीं करने वाला, इस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर देना होगा, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है, और इसका आंसर जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे चेक कर लेना, ठीक है। और नहीं आएगा तो मैसेज भी कर देना, मैं उसका आपको मैसेज कर दूंगा इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, Q और Q अपोजिट कॉर्नर्स पर रखें, तो अपोजिट ये हो गए, और Q और Q भी अपोजिट रखे हुए हैं। तो हमें बताना है किसी एक Q पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, तो Q और Q का, ये कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो मान लेते हैं ना, ये वाले चार्ज पर लेते हैं, इस पर ये दोनों चार्जेस जो हैं पॉजिटिव हैं, अगर नेचर में सेम चार्ज लगाए तो ये इसको इधर क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, C D। तो जो फोर्स लगेगा B पर A की वजह से वो इस तरफ लगेगा, जो फोर्स लगेगा C पर B की वजह से वो इस तरफ लगेगा, और जो फोर्स लगेगा D की वजह से B पर वो इस तरफ लगेगा। अब याद करो, कुछ ऐसा किया था जहां पर हमने कॉर्नर पर निकाला था, ऐसा एग्जैक्ट एक क्वेश्चन अभी किया इसी वाले में। तो हमें बताना है कि Q और Q के बीच का रिलेशन क्या होगा अगर FB पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है।
आपको कुछ नहीं करना, कुलम्स लॉ का यूज करना है। आपको तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम करना है और जो नेट फोर्स आ रहा है उसको जीरो करके इक्वेशन बन जाएगी, उससे आ जाएगा आंसर। करके देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A point charge of 2 microcoulomb at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? एक हमारा क्यूब है, एक क्यूबियन गॉसियन सरफेस है, एक हमने इमेजिनरी क्यूबिक सरफेस मानी हुई है, एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस हमने मानी है। एक्चुअली क्यूबॉइड दिख रहा है लेकिन क्यूब मान के चल सकते हैं इसको। ये हमारा एक क्यूब है, इसके बीच में ना एक चार्ज रखा हुआ है, कितना 2 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ है? 2 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, पूरे क्यूब के जो सरफेस हैं इन सबका ओवरऑल फ्लक्स कितना होगा। देखो फ्लक्स ना लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स डिपेंड कि कितना चार्ज इनक्लोज है। तो चार्ज फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दो। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाओगे तो चार्ज कितना है? चार्ज है आपका 2 माइक्रोकुलम, यानी 2 इंटू 10 की पावर -6, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? करो सॉल्व इसको, 2 से काटा इसको तो हो जाएगा 1.425 इंटू 10 की पावर -+2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डिवीजन वाला है ये। वन डिवाइडेड बाय 4.425 कितना आ रहा है हमारा? अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 0.226 इंटू 10 की पावर +6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.26 इंटू 10 की पावर 5। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? अच्छा ऐसा ऑप्शन नहीं, लेकिन क्लोज कौन है इसके? क्लोज कौन है? क्लोज ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें राउंड ऑफ कर लिया, 2.26 को 2 मान लिया, तो 2 इंटू 10 की पावर 5 आपका जो होगा यहां पर आपका फ्लक्स होगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका फ्लक्स होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? An infinitely line charge produces a field of 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम at a distance of 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीन। अरे भैया ऐसा जस्ट क्वेश्चन अभी किया है, यहां पर हमने अभी जस्ट किया है ना कि यहां पर ऐसे अगर लीनियर चार्ज है तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ डिस्टेंस कितनी? 2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या माना था? इसको एक सिलेंडर का हिस्सा माना था, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट के लिए हमने क्या निकाला था? इस पॉइंट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करी थी। तो क्या फॉर्मूला हमारा निकल के आया था? हमारा फॉर्मूला निकल के आया था, हमने क्या किया था? E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन 2 आ रहा था क्या? नहीं, अपॉन आर आया था, अपॉन आर आया था। तो हमारे पास क्या अभी जस्ट इसके पहले हमने ये डिराइव करके निकाला था। तो यहां से हमारा जो डेटा है उसको फिल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 4, के कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9, लैम्डा पता नहीं है, डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर अभी और मीटर में करेंगे, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर बची है। सॉल्व करना आसान है। तो ये -9 भी ऊपर जाएगा, अच्छा ये -9 भी ऊपर जाएगा तो +9 ऊपर जाएगा, -9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -7। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो इस चैप्टर में हम 35 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट सारे ही टाइप के यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सेकंड चैप्टर जो पोटेंशियल वाला है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उस पर बेस्ड होगा। तो होपफुली 2-3 दिन बाद मैं लेक्चर डालूंगा, तब तक आप उस चैप्टर का रिवीजन करिए। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं मन लगा करके, और अपनी तैयारी को इसी तरह कंटिन्यू करिए, फोकस होकर के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।